चलिए 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 चलिए। अच्छा जी, भरत जी को नंबर मिल गया है। अच्छा, PJS कटोरा ने भी लिख दिया है 9872065786। ज़िंदगी में भी कभी भी इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, कभी भी ये ऑन नहीं होता है। हाँ, इसका व्हाट्सएप में चेक करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। जिसके मैसेज आए होते हैं उनको रिप्लाई हम डालते हैं, उनको बताते हैं कैसे प्रोफेशनल वे से आप लोग अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपनी कुंडलियाँ दिखा सकते हैं, अपनी कलर थेरेपी पूछ सकते हैं, आपके स्टोन्स कौन से हैं, कौन से नहीं पहनने चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है। इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी, और बात कैसे होगी वो भी उस व्हाट्सएप मैसेज से आपको पता चलेगा कि हाउ कैन टॉक डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू जी। अब बात करते हैं 11 नंबर लगन की, कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो कम्बिनेशन है सूर्य और केतु का, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। यानी कि ग्रहण रहेगा एक तरह से, क्योंकि ऊपर से राहु की 7वीं दृष्टि रहेगी, नीचे सूर्य केतु के साथ रहेंगे। अच्छा, ये याद रख लीजिए कि कोई भी ग्रह केतु के साथ हो, कोई भी, चंद्रमा केतु, मंगल केतु, सूर्य केतु, शनि केतु, बुध केतु, शुक्र केतु, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही होती है। इसका मतलब ये है कि वो ग्रह राहु और केतु के पंजे में आ गया है, क्योंकि राहु ने केतु के बिल्कुल सामने रहना होता है। जो ग्रह केतु के साथ आ गया, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही होती है। जो ग्रह राहु के साथ आ गया, नीचे से केतु की दृष्टि पड़ रही होती है। इन दोनों के कम्बिनेशन में अगर ग्रह फंस गया, चाहे ट्रांजिट में हो, चाहे जन्म से पितृदोष बना हो, इसी को पितृदोष कहते हैं। सूर्य राहु, चंद्र राहु, बृहस्पति राहु, मंगल राहु, ये दोष हैं, इनके नाम हैं इन पितृदोषों के। सूर्य राहु और चंद्र राहु को तो ग्रहण दोष बोलते हैं, मंगल राहु को अंगारक दोष बोलते हैं, गुरु राहु को गुरु चंडाल दोष बोलते हैं, बुध राहु को जड़ दोष बोलते हैं, शुक्र राहु को स्त्री का श्राप बोलते हैं, शनि राहु को प्रेत का श्राप बोलते हैं। ये 7 छाया ग्रह अगर इन 2 ग्रहों के साथ फंस गए तो समझ लीजिए हमारे पूर्व जन्म के नेगेटिव कर्मों का फल इस जन्म में मिलना है। इसी को पितृ ऋण कहते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि वही हमारे पिंड में होता है जो हम करके आए होते हैं, और वही फिर ब्रह्मांड से आने वाली रेज हमारे जीवन में हमें वो पाठ पढ़ाती हैं, वो सबक सिखाती हैं कि कैसे हम इसको मैनेज करें और कैसे हम इनसे छुटकारा पाएँ। तो यही तो ज्योतिष के उपाय होते हैं। चलिए, कुंभ लगन की बात करेंगे। कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य और केतु का ग्रहण दोष 7th हाउस में लगेगा 30 दिन के लिए, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। अब 7वां घर बड़ा कीमती है भाई, काम त्रिकोण का एक हिस्सा होता है ये, 3, 7, 11 में 7वां घर। 7वें घर को जीवन साथी का घर कहते हैं, मैरिज का घर कहते हैं, पार्टनर का घर कहते हैं, लाइफ पार्टनर का घर कहते हैं, बिजनेस पार्टनर का घर कहते हैं, शॉर्ट टर्म बिजनेसेस का घर भी कहते हैं। व्यवसाय भी होता है, जो डेली नीड्स हम पूरी करते हैं ना, वो डेली वाला जो बिजनेस है दैट इज़ 7th हाउस। और जो पक्का व्यापार होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग, वो 10वां घर होता है। तो 7वें घर में सूर्य केतु का कम्बिनेशन सबसे पहला बैड इफेक्ट शुक्र पे डाल देता है, क्योंकि ये कारक स्थान है शुक्र का। जीवन साथी के साथ अनबन, सेपरेशन, तलाक, अलगाव, मतभेद कब होते हैं? जब कुंडली में भी हो। सूर्य केतु तो सारी दुनिया के 7वें में आ जाना है, सबके तलाक नहीं होंगे, सबकी अनबन नहीं होगी। हाँ, हेल्थ पे परेशानी डाल देगा। अगर कुंडली में सूर्य केतु, सूर्य राहु, शनि, मंगल ऐसे ग्रह 7वें घर में हैं, कम्बिनेशन है कोई सूर्य या केतु का उनके साथ, और दशा अंतरदशा में इफ़ेक्टिव हैं, अब वो ट्रांजिट में भी आ गए हैं और कहीं वर्षफल में भी हुए, तो 100% ये बातें हो जाती हैं। ध्यान से समझ लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जो राशियाँ बोल रहे होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, उनको कहते हैं लोअर स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजर। इसीलिए उन लोगों को जो मुझसे राशि पूछते हैं, मेरी राशि में क्या लिखा है जी, वो होते हैं लोअर स्टैंडर्ड के लिसनर्स। एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक राशियाँ वाशियाँ नहीं होती, समझ गए?
जानबूझ के मैं लोअर स्टैंडर्ड बोलता हूँ कि चुप जाए बात, कि आगे से बात ना करे मेरी राशि ये है। सो राशि बोलने वाला लोअर स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजर, राशि पूछने वाला लोअर स्टैंडर्ड आदमी होता है। लगन से आपको समझना पड़ेगा। और 11 नंबर कुंभ लगन की बात कर रहा हूँ। आपके सप्तम भाव में सूर्य केतु का गोचर परेशानी देगा जीवन साथी के साथ। हेल्थ में परेशानी आ जाएगी जीवन साथी के साथ, मतभेद पैदा हो जाएंगे जीवन साथी के साथ, पार्टनरशिप की ट्रबल हो जाएगी जीवन साथी के साथ, क्योंकि कुंभ में राहु है, आपके लगन में राहु है। मेंटल स्ट्रेस आपका भी बढ़ जाएगा। उसका सारा प्रभाव नीचे 7वें घर पे पति या पत्नी पे जा रहा है या बिजनेस पार्टनर पे जा रहा है। तो ये 2 ग्रह गड़बड़ कर रहे हैं आपके लिए। राहु लगन में, केतु 7वें घर में, सूर्य सप्तम तो चलो एक हीटर होता ही है। सूर्य भी अगर जन्म से 7वें घर में अकेला भी हो, वो भी इन मैरिज की जो टर्म्स होती हैं, अगर किसी को ना पता हो, वो भी मैरिज को डिस्टर्ब कर देता है। सूर्य 7th हाउस का, या उसको पता ना हो हाउ टू मैनेज द 7th हाउस, और सूर्य हो वहाँ या मंगल हो जिसको मांगलिक बोल देते हैं, तो उनके लिए भी डिस्टर्बेंस आती है। तो ये रेमेडीज़ हैं, ये रेमेडीज से कंट्रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको केतु की खट्टी चीज़ें दान करनी है ताकि केतु का प्रभाव आपके 7वें घर में पति पत्नी जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर पे ना आए। और सूर्य की एनर्जी चेंज करनी है कि उसकी हीट कम हो जाए और शुक्र जैसा सॉफ्ट बन जाए। गौशाला में सूर्य की वस्तुएं जैसे गुड़ दान करना शुरू कर दीजिए, दलिया, गेहूं, कनक गौशाला में गाय के लिए आप दान करना शुरू कर दीजिए। तो ये सूर्य की हीट अच्छे से शुक्र में बदल जाएगी। केतु की खट्टी चीज़ें लंगर में, भंडारे में, विसर्जन में दूर करना शुरू कर दीजिए। तो सूर्य और केतु का ये दोष जो तलाक, अलगाव, मतभेद, झगड़ा, पार्टनरशिप में झगड़ा पैदा करने का योग है, वो प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, सिंपल बात है। अब आइए लास्ट बात, मीन लगन। मीन लगन, कन्या लगन और मकर लगन, इन तीनों को हाई अलर्ट है, बिल्कुल रेड लाइट है। मीन को क्यों? क्योंकि आपके 6ठे घर में सूर्य केतु का योग बनेगा, जिसको कहते हैं रोग, शत्रु, कर्जा, चिंता, टेंशन, परेशानी, लीगल प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी, चोरी हो जाना, घटनाएं घट जाना। ये 6ठे घर से होता है हमारे साथ। हमारे शरीर में रोगों का पनपना, उस ग्रह से संबंधित परेशानी हमारे शरीर में आ जाती है। तो 3 लगन दोबारा नोट कर लीजिए। मकर लगन का 8वां घर डिस्टर्ब, मीन लगन अभी बताऊंगा 6वां घर डिस्टर्ब, और कन्या लगन का 12वां घर डिस्टर्ब। इनको हाई अलर्ट है, इनको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए। अगर कहीं दशा, अंतरदशा और वर्षफल का भी मैच कर गया सारा कम्बिनेशन, तो ये सारा नजला आपके ऊपर गिर जाएगा ग्रहों। आइए अब मीन लगन को पहले डिफाइन कर देते हैं कि 6ठा घर जो रोग, शत्रु, कर्जा देने वाला है, उसमें सूर्य और केतु का ग्रहण दोष कैसा प्रभाव देगा। 6ठा घर जो है एक नेगेटिव हाउस है, शत्रु स्थान है, बीमारियां देने वाला रोग स्थान है, धन का नुकसान करवा के कर्जे का स्थान भी है। इसको अर्थ त्रिकोण का एक पार्ट भी कहते हैं। दूसरा, 6ठा और 10वां घर अर्थ त्रिकोण होते हैं। इस अर्थ त्रिकोण को अगर किसी को मैनेज करना आ जाए और उसकी कुंडली भी अलाउ कर रही हो, तो वो करोड़ों से भी ऊपर चला जाता है, फिर अरबों में जाता है। क्योंकि दूसरा घर है धन स्थान, 6ठा घर है लोन, और 10वां घर है हाई रैंक का बिजनेस, उद्योग। इसको कहते हैं अर्थ त्रिकोण, दूसरा, 6ठा और 10वां। कुंडली अगर आपकी अलाउ कर दे और आपको एस्ट्रोलॉजर सही तरीके से गाइड कर दे, आपकी कुंडली में हो बिजनेसमैन का योग, तो करोड़ों से कई 100 करोड़ों तक जाने वाले बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा है। इसमें होता क्या है, दूसरा घर होता है मारक स्थान हमारा। ध्यान से सुन भी लीजिए। अब ऐसे ही मत करोड़पति अरबपति वाली बातें सुन के वो रीलों वाले उपाय मत किया कीजिए। जानबूझ के वो वर्ड यूज़ करते हैं, करोड़पति कैसे बने, अरबपति कैसे बने।
दूसरा घर होता है धन स्थान पर मारक होता है। छठा घर होता है लोन का घर, पर शत्रु भी होता है, कंपटीटर भी होता है। अगर ये दोनों साथ में टिमटिमाने लग जाएं और मैनेज हो जाएं तो फिर 10वें घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। अब वो टिमटिमाएंगे जो मारक और शत्रु, दूसरा और छठा, इसका मतलब है कि कई कोर्ट केसेस होंगे, कई FIRs हो जाएंगी, कई लफड़े पड़ जाएंगे बैंकों के साथ, वो भी चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और उधर पैसा बनता जाएगा बनता जाएगा। अगर आप हाई रेंज में पहुंच जाएंगे फिर वही पैसा खर्च करके आप उन ऑफिसर्स को, उन झगड़ों को, उन सब कोर्ट केसेस को सुलटाते जाएंगे। इसलिए कभी स्टडी कर लीजिएगा कि जितना ज़्यादा रिच आदमी होता है उतने ही उसके पास कोर्ट के पुलिंदे भी ज़्यादा होते हैं, कोर्ट की फाइल्स भी ज़्यादा होती हैं, टैक्स की फाइल्स ज़्यादा होती हैं। तो इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म त्रिकोण वो है जिसकी थ्योरी मैं आपके साथ आजमाता हूँ, लगन, पंचम, नवम। अर्थ यानी कि पैसा, दूसरा, छठा, 10वां। काम, तीसरा, 7वां, 11वां, जिसमें 7वां घर आ गया, जिसको पत्नी पति काम के साथ संबंधित है। तीसरा इच्छाएं हैं, 11वां हमारी लस्ट भी होती है। और मोक्ष, मोक्ष में मृत्यु स्थान है 8वां घर, 12वां घर समाप्ति का और चौथा घर सुख का। कि सुख कहाँ छुपा हुआ है? 8वें और 12वें घर में, शांति वाला सुख, मोक्ष वाला सुख। समझ गए? तो ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, हर एक को नहीं भी पता होती। मैं फिर भी प्रयास करता हूँ चलो कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाए। मीन लगन की बात करते हैं। छठे घर में सूर्य और केतु का योग शरीर में कष्ट देगा, विशेषकर सूर्य संबंधित कष्ट होता है हृदय रोग, हार्ट संबंधित परेशानियाँ, बोन्स यानी कि हड्डियों की समस्या। आत्मविश्वास सूर्य का है, आत्म बल गिर जाता है। आंखों की रोशनी सूर्य से है, आंखें वीक हो जाती हैं। छठे घर का सूर्य हमारे हृदय को आघात भी दे देता है। धीरे धीरे हमारी जो वेन्स बंद हो जाती हैं वो सूर्य ही डिस्टर्ब हो बीमारी के साथ जुड़कर वो करता है। ये तो छोटा सा गोचर है 30 दिन का। अगर जन्म से हो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बीमारी के घर में है तो शुरू से ही आयुर्वेद का सहारा लें, होम्योपैथी का सहारा लें, ताकि उस पार्ट को, हमारे हृदय के पार्ट को, छाती के पार्ट को, हमारी बोन्स को, हमारे फेफड़ों को बलशाली करने वाली औषधियाँ लेते रहें। क्योंकि ये लास्ट स्टेजों में पता चलता है तो हमें फिर एलोपैथी में उलझना पड़ता है। एलोपैथी में जब हम उलझते हैं तो छठा घर और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि छठे घर का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारी किडनियाँ होती हैं, हमारा लीवर होता है, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू कर देता है। इसलिए अगर जन्म से छठे घर में कोई बीमारी वाला ग्रह हो तो जन्म से ही, बेबी के बर्थ लेते ही आपको ये बात पता चल जाएगी। उसका आपको खान पान उसी समय निर्भर कर देना है, सेट कर देना, व्यवस्थित कर देना, कलर थेरेपी व्यवस्थित कर देनी है। आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा उसी दिन से लेना शुरू कर दीजिए जिस दिन से बेबी का बर्थ हुआ हो, क्योंकि पहले खुद खाएगी माँ, दूध के माध्यम से बच्चे तक पहुंचेगा, फिर जब वो चबाने खाने लग जाता है उसको भी वही चीज़ें दीजिए जो छठे घर में बैठे हुए ग्रह के साथ संबंधित रोगों की दवाई हो। अगर हम जाकर 20, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में उस रोग को डायग्नोज कर पाएंगे तो वो तीसरी चौथी स्टेज पे जाकर डायग्नोज होगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, किडनी को भी, लीवर को भी, हार्ट को भी, ये भी वो भी। एक दिन डॉक्टर कहता है सॉरी, छठे घर का खेल है। तो बच के रहिएगा। बीमारियां देने वाला, कर्जा देने वाला, शत्रु देने वाला कम्बिनेशन बन गया है आपके छठे घर में। यहाँ पर सूर्य की एक वैल्यू होती है, ये कंपिटिटर्स के ऊपर मात डाल देता है, याद रखिए। अकेला सूर्य हो तो युद्ध हो, लड़ाई हो, परीक्षा हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, IAS हो, IPS हो, PCS हो, अकेला सूर्य हो तो वो निकाल देते हैं, क्योंकि उनके आगे फिर शत्रु भी नहीं टिकता, क्योंकि सूर्य की हीट वहाँ काम कर जाती है। पर यहाँ पर सूर्य केतु है, ये आपके ऊपर ही उल्टा पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य केतु वही उपाय जो अभी अभी मैंने कुंभ लगन को बताया था, आपके लिए भी वही बनेगा। जौ, काले सफ़ेद तिल और गेहूं या शक्कर भी सूर्य होती है, मिक्स कर लीजिए,
चींटियों को, मछलियों को, पंछियों को जल में विसर्जन करना। इससे आपके नेगेटिव ग्रह दूर रहेंगे। लीजिए मित्रों, ये था मीन लगन तक का गोचर। बहुत सारे लोग कहते थे पंडित जी आपने पिछले बृहस्पतिवार लाइव नहीं किया, इस बार जब लाइव करेंगे तसल्ली से बात कीजिएगा। तो अब अपना टाइम चेक कर लीजिए, लाइव कितनी देर का चल रहा है। 2 घंटे 12 मिनट का, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाफ लाइव करता हूँ। सो मित्रों, ये सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन 17 अगस्त से आ रहा है। इसको शेयर करके रख लीजिए। जिन जिनके लगन छूट गए हैं, कोई मेष लगन वाला लेट आया हो, कोई वृष वाला, तो वो बैक करके रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं हमारे फेसबुक के, अब वो फेसबुक ने एक पॉलिसी रखी है कि वो डाटा स्टोर नहीं कर रहे, डिलीट करने लग गए हैं। कोई वीडियो का हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि 7 दिन में इसको डिलीट कर देंगे, कोई कहता है 12 दिन में, तो हमें नोटिफिकेशन आते हैं। तो आप इस कॉम्बिनेशन वीडियो को शेयर करेंगे तो आप अपने घर में, किसी का मेष लगन होगा, किसी का वृष, किसी का मिथुन, किसी का कर्क, किसी का सिंह, तो अपने अपने लगन का डेफिनेशन सुनिए और रेमेडीज़ कीजिए। जो रेमेडी सबके लिए सांझी है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं भी पता आपका लग्न, नहीं भी पता आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नहीं पता आपका कुंडली का, ग्रहों का योग, पर ट्रांजिट तो पता है हमें। और जो आपका नाम होता है, मान लीजिए किसी के पास लगन वाली कुंडली नहीं है, जो आपका नाम होता है उसका जो पहला अक्षर है उस किस राशि से संबंधित है वो असर करेगा। यहाँ मैं चंद्र राशि की बात फिर नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत होइएगा, राशि की बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ पे नाम अक्षर की बात कर रहे हैं, वो भी उनके लिए जिनके पास लगन कुंडली नहीं है। 2 सिस्टम भी नहीं चलते कि मेरे नाम की राशि ये है, मेरी मम्मी इस बात नाम से बुलाती है, दादी ने वो नाम रखा है, डार्लिंग मुझे जानू कहती है, वो बोलती है। ये सब बातों से निकलना पड़ेगा। ये राशियाँ असर नहीं करेंगी। या तो आपके पक्के नाम का अक्षर तब असर करता है जब आपके पास लगन कुंडली ना हो, ठीक है। अगर आपके पास लगन कुंडली हो तो राशि वाशी शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर नहीं भी आपके पास कुंडली है तो जो सबका साझा उपाय है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। 1 जटा वाला नारियल लेना है आपको, ब्राउन वाला कोकोनट, और 5 यानी कि सिंह राशि में केतु है, 5 नींबू लेने हैं आपको। इस उपाय को 2 तरह से कर सकते हैं। शनिवार की शाम को माँ काली के चरणों में एक लिफाफे में डाल के रखाइए, बस हाथ लगा दीजिएगा उसको। ज़्यादा करना है तो 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा भी सकते हैं। माँ काली के चरणों में 1 जटा वाला नारियल, 5 नींबू शनिचर की शाम को आपको रखने चाहिए, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है, लगन पता या नहीं पता आपको। इसको थोड़ा और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप विसर्जन भी कर सकते हैं। जटा वाला नारियल, वहाँ पर आप जो नींबू हैं उनको हल्का सा टक लगाना पड़ेगा, चाकू के साथ पंचर करना पड़ेगा ताकि केतु की खटास निकल जाए। जटा वाला नारियल और 5 नींबू टक लगाकर विसर्जन भी कर सकते हैं शनि की शाम को ही। जो भी इजी लगे आप कर सकते हैं। इससे ये जो कॉम्बिनेशन है राहु और केतु का, इसका बैड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा जब तक सूर्य और केतु इकट्ठे हैं। जो देव श्रेणी के लोग हैं उन्हें सूर्य संबंधित वस्तुएं राम दरबार में अर्पित करनी चाहिए, भेंट करनी चाहिए, और वहाँ बैठकर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि सूर्य को बल दीजिए, सूर्यवंशी भगवान राम हैं। सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए गायत्री मंत्र बोलकर, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। ये वो स्तोत्र है जब लंका में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री राम ने पूजा की थी शंकर भगवान की। आदित्य हृदय स्तोत्र भी साथ में वहाँ पर रामायण में आपको मिलेगा, विजय श्री देने वाला, क्योंकि वो कर्क लगन है।
आपको जो देव श्रेणी में है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो दैत्य श्रेणी में आते हैं उन्हें ये वस्तुएं बिल्कुल भगवान के आगे नहीं रखनी होती, नहीं तो सूर्य तेज हो जाएगा, एंटी ग्रह आपका। उन्हें ये सूर्य जल अर्पित करने वाली थ्योरी नहीं है। उनके लिए गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र की जो रेज हैं वो भी नहीं है। उनके लिए इन चीज़ों का डोनेशन है। गुड़, कनक, दलिया, मीठी रोटियां, छान बुरा। किन किन को ये शब्द पता है? छान बुरा, छान बुरा, इसकी डोनेशन करनी है, दान करना है। और विशेषकर अगर गाय को खिला दिया जाए, गौशाला में दे दिया जाए छान बुरा, गुड़, दलिया, कनक, मीठे रोट बनाकर, तो आपके नेगेटिव ग्रह सूर्य का प्रभाव ही बदल जाएगा। तो 2 उपाय कर सकते हैं आप। नारियल और नींबू वाला उपाय तो सब जन करते रहें। छान बुरे वाला उपाय दैत्य श्रेणी के लोग करें। और राम दरबार उपाय कौन करेगा? देव श्रेणी के। तो ये है सबके लिए रेमेडीज़। क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, आज का जो दिन होता है निशुल्क ज्योतिष के लिए निश्चित किया हुआ है। निशुल्क ज्योतिष में आपको केवल नेगेटिव ग्रह ये कर देगा वो कर देगा बोलकर डराने वाला ज्योतिषी नहीं होता। सुन लीजिए, अलर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हम परेशानियों से बच जाएं। अगर मैं केवल डराकर अलोप हो जाऊं कि भैया ये जो 3 लगन है, कन्या, मीन और मकर, इनके लिए मुसीबत आने वाली है, मिल लीजिएगा आकर मुझे, तो समझ लीजिए मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, रूप बदला हुआ है खाली मैंने। समझ गए? अगर मैं पिछले 20 साल से हर बृहस्पतिवार बिल्कुल निःशुल्क एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, अगर मेरा ये संकल्प है अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, वो ऊपर गणपति जी बैठे हुए हैं, तो आपको अलर्ट भी किया जाएगा कि भैया ये नेगेटिव योग है, बच के रहिए। आपको रेमेडीज़ भी देनी पड़ेगी मुझे, फिर जाकर ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा होता है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं डाकू बन जाता है। ठीक है? तो कलयुग में ऐसा ही होता है कि जो दिखाई दे आपको ये रुद्राक्ष धारण किए हुए, माला धारण किए हुए, मौलियाँ, तिलक, उनसे बच के रहिएगा। बस ये कलयुग है। आपके साथ मेष से लेकर मीन लगन तक 2 घंटे से ज़्यादा का लाइव इस बार मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि पिछले बृहस्पतिवार हमारा ये लाइव मिस हो गया था। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत सारे लोग बीच में जो अपनी कुंडलियाँ, अपने उपाय, अपनी बातें लिख रहे हैं, इसको शेयर कर लीजिए। बहुत बार 2-2 बार मैंने उपाय, रेमेडीज़ सब कुछ बताया है, उसको दोबारा सुनिए। जो प्रोफेशनली कुंडली दिखाना चाहते हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपना नंबर मैं स्वयं अनाउंस कर देता हूँ, 9872065786। इस नंबर पे गलती से भी कभी कॉल मत कीजिएगा क्योंकि इसका रिंगर ऑफ होता है। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, बोलकर मैसेज डाल सकते हैं अगर टाइपिंग नहीं करना चाहते। वहाँ आपको रिप्लाई मिलेगा, वहाँ से आपकी और मेरी वार्ता शुरू होगी। वहाँ से वो वार्ता अगर पॉजिटिव रही तो फिर मेरी और आपकी कॉल भी होती है, बात भी होती है। मेरा एड्रेस भी है सबके पास, लोग मुझे मिलने भी आते हैं। मैं हर रोज़ शाम का सेशन 2 घंटे बैठता भी हूँ अपने ऑफिस में, 5 to 7 आजकल बैठ रहा हूँ। ठीक है? इस नंबर पे जो मैंने आपको अनाउंस कर दिया है 9872065786, इस पर घंटी मारेंगे तो बजती रहेगी। लेकिन अगर मैसेज करेंगे तो आपका मेरा कनेक्शन जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा, संवाद होंगे और हम संगठित होंगे। ये 3 S याद रख लीजिए, संबंध जुड़ेगा, संवाद होगा और संगठित हो जाएंगे। बस चलिए इजाज़त दीजिए भाई। सब मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, 79th है, 79वां स्वतंत्रता दिवस है।
और साथ ही भगवान कृष्ण जी का आगमन हो रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रयास कीजिएगा बहुत अधिक भीड़ भाड़ रश से बचने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है हमारे लिए, देश के लिए। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अगले 30 दिन में आपको बहुत सारे सिनेरियो चेंज होते दिखाई देंगे। बहुत सारे देशों के ग्रुप्स ऐसे बनेंगे, कौन दोस्त था कौन दुश्मन था। आप कहेंगे ये क्या हो गया, इसके साथ तो पहले दोस्ती नहीं थी, इसके साथ तो पहले दुश्मनी नहीं थी। ये कूटनीति होती है। देशों की जब बात करते हैं, कोई पक्का दोस्त नहीं होता, कोई पक्का दुश्मन नहीं होता। हमें हमारे शास्त्रों ने सब सिखाया है, हम ही समझने को तैयार नहीं है। अयोध्या की एक छोटा सा प्रसंग मैं रामायण का आपको बताकर फिर आपसे विदा लूँगा। लक्ष्मण जी के शत्रु का बाण लगा मेघनाद का, आप सबको पता है, आप रामायण पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, सुनी भी होगी। लक्ष्मण जी के जब शक्ति लगी मेघनाद की, वो मूर्छित हो गए। और जब वो मूर्छित हो गए, ध्यान से सुन लीजिए कि कौन मित्र है ये तो पहले वैसे था, अब इसको दोस्त कहने लगे, जो दोस्त है उसको दुश्मन। ध्यान से सुन लीजिए, हमें हमारे शास्त्रों ने हर चीज़ गाइड की है, पर अकल नहीं है हमें। लक्ष्मण जी के जब मेघनाद की शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए, और लंका में थे वो, भगवान ने क्या कहा, प्रभु ने, श्री राम ने आसपास खड़े हुए अपने सारे सैनिकों से, हनुमान जी से, जामवंत जी से, सुग्रीव से, अंगद से, कोई मेरे भाई को बचाओ, क्योंकि वो मानव रूप में थे, मानव लीला कर रहे थे। कोई मेरे भाई को तो बचाओ, मैं घर जाकर अपनी माता को क्या उत्तर दूंगा, मेरा छोटा भाई कहाँ गया अगर इसको कुछ हो गया। जाओ वैद्य को लेकर आओ। कहाँ खड़े हुए थे, शत्रु के देश में, लंका में, शत्रु के स्थान में, लंका में। अगर वहाँ से कोई डॉक्टर या वैद्य मिलेगा तो कौन मिलेगा, शत्रु मिलेगा। तो बजरंगबली ने कहा कि प्रभु आप शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करें। तो जामवंत ने कहा ना, प्रभु की बात सुनो हनुमान, जाओ किसी वैद्य को लेके आओ। शत्रु के घर से शत्रु के वैद्य को समेत उसके घर उठाकर ले आए थे हनुमान जी। वैद्य सुषैन उसका नाम था। अगर हम कहें वो तो शत्रु है, उसको मित्र बना रहे हैं, उसी से दवाइयाँ ले रहे हैं, उसी से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उसी से जड़ी बूटियाँ पूछ रहे हैं, उसी से औषधियाँ पूछ रहे हैं, उसके साथ युद्ध कर रहे थे पिछले साल आप, इस साल अब उसको दोस्त बना रहे हैं, जिसको दोस्त बना रहे थे उससे युद्ध कर रहे हैं। तो ये आपको सिस्टम, इसको कूटनीति कहते हैं, इसको राजनीति